जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आज हम आपकी 5वीं क्लास लेके हाजिर है साइंस की। और ये सेशन इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। तो सभी साथी, आशा करता हूँ जो प्रीवियस ईयर यानी आपके जो पुराने वीडियो हमने बनाए हैं उन्हें उनका रिवीजन आप कर रहे होंगे। तो गाइस, अगर आप इतने क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, काफ़ी साथी यहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो उन्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एग्ज़ाम है वो केवल ऑफलाइन होगी। जी हाँ गाइस, ऑफलाइन होगी और नो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपको बार बार बताया जा रहा है। तो आप लोग को ध्यान रहे कि आपकी एग्ज़ाम होगी ऑफलाइन ही। देन यहाँ पे आपके कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ये कोर्स करने के बाद जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो गाइस, उसके लिए भी एक आपका संपूर्ण डिटेल में वीडियो लाया जाएगा कि आप लोगों का जो एनएम का कोर्स है वह करने के बाद आपको जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, आपका करियर क्या रहने वाला है, पूरा प्रोसेस आपका बताया जाएगा। एडमिशन से लेके आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आगे क्या करना है आपको। ओके गाइस, तो चलिए पहले हम यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालना, कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालना, या Na2CO3 को पानी में डालना। तो गाइस, इसका सही उत्तर आपको बता दूं क्या होगा। चलिए, तो इसका सही उत्तर आपका होगा कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालना। अब गाइस, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं। ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे कली का चूना, कौन सा चूना, कली का चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि कली का चूना किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, या आपको पूछ सकता है बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। देन यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यह आपका चूने के पत्थर का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर का। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके सामने ऑप्शन है गाइस, कैल्शियम, ओके, कैल्शियम सल्फेट एंड दो अणु H2O का, कैल्शियम सल्फेट H2O। ओके गाइस, तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कैल्शियम सल्फेट प्लस दो अणु जल के। ओके, ये मिलकर बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको ध्यान में रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों काम आता है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है, पीओपी की मूर्तियाँ भी बनाई जाती है। देन आपका जैसे आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई या हड्डियाँ टूट गई, तो उनमें प्लास्टर करने के भी काम में आता है। ओके गाइस, बड़े यहाँ पे एक और ऑप्शन ध्यान में रखना आपको, एक फैक्ट की जो आपके जिप्सम का सूत्र है वह भी एग्जाम में पूछ सकता है। किसका, जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है गाइस। गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कैल्शियम सल्फेट, ओके, और हाफ अणु जल के, कितने, हाफ अणु जल के H2O। देखिए, सूत्र याद रखिए, यहाँ पे एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ अणु जल के। तो ये देखिए आपका सूत्र, कैल्शियम सल्फेट प्लस डॉट डॉट हाफ अणु जल के। आपको ये ध्यान में रख लेना है फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है गाइस, तो इसे थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है, उत्पूलन वह परिघटना है जिसमें एक यौगिक वायुमंडल से आर्द्रता को अवशोषित कर लेता है और अपने अपने में घोल देता है। खुला रखने पर ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीकृत हो जाता है। वायुमंडल से आर्द्रता अवशोषित कर लेता है और जलीय क्रिस्टल बनाता है।
देन उसके बाद आपका देखिए ये थोड़ा बड़ा है काफ़ी, तो इसको हम लोग छोटा कर लेंगे। ओके, आपका 4th नंबर का ऑप्शन है जल योजित जल को मुक्त करता है और पाउडर में बदल जाता है। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका होगा, जो उत्पुलन की घटना है वह होती है जल योजित जल को मुक्त करता है और पाउडर में बदल जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है उदासीन, क्षारीय, दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपका जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सबसे पहले ओके NaCO3 होता है। ओके गाइस, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, NaCO3 होता है। और यहाँ पे पूछा है कि इसका विलयन कैसा होता है, जलीय होता है, उदासीन होता है, या दुर्बल अम्लीय या प्रबल अम्लीय। तो गाइस इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बेस होता है, क्षारीय होता है। ओके, देन यहाँ पे सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट नोट करना है कि जो आपका pH मान है वो क्या होता है। pH मान आपका बताता है कि कौन सा अम्ल क्षारीय है, यानी कौन सा विलयन क्षारीय है या अम्लीय है, क्या बताता है, pH मान आपका बताता है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विलयन क्षारीय है और कौन सा विलयन अम्लीय है। तो आपको ध्यान में रखना है, जिस विलयन की वैल्यू आपकी 7 होती है वह उदासीन होता है। जैसे आपका आसुत जल आपका उदासीन होता है क्योंकि इसका pH मान 7 होता है। देन उसके बाद अगर 7 से अगर अधिक वैल्यू रही तो वह क्षारीय विलयन कहलाएगा, और 7 से कम वैल्यू रही तो वह आपका अम्लीय विलयन कहलाएगा। ओके, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन आपका है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होता है तो बनने वाले उत्पाद होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता दूँ आपको, NaCl होता है। ओके गाइस, देन इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। ओके, इसे नमक का सूत्र है ये। ओके, साधारण नमक भी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होता है, बनने वाले उत्पाद होंगे। कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन, देन कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन। देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिखा देते, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनोड पर क्लोरीन। तो गाइस इसका सही उत्तर क्या होगा आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका सही उत्तर होगा कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होंगे। ओके, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56 नंबर का। 56 नंबर का क्वेश्चन आपका है, फ्लोरीन में प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, जो फ्लोरीन में प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से कितने बंध बनाते हैं, तो 3 बंध बनाते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो आपका क्या है गाइस, तो कार्बन का अयस्क है। ओके, कार्बन का अयस्क है। कार्बन का अयस्क जैसे ग्रेफाइट भी होता है। ओके, ग्रेफाइट भी कार्बन का अयस्क होता है। देन आपका हीरा भी कार्बन का अयस्क होता है। तो गाइस ये जो तीनों अयस्क है, एक फुलरिन, दूसरा हीरा और तीसरा ग्रेफाइट, ये तीनों कैसे होते हैं, ये क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं गाइस, क्रिस्टलीय होते हैं ये। ओके, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 नंबर का। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन आपका है, द्रव का क्वथनांक किसके साथ बढ़ता है, वाष्पशीलता बढ़ने पर, वाष्पशीलता घटने पर, अंतरा अणु बल घटने पर, या वायुमंडलीय दाब घटने पर। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये वायुमंडलीय दाब घटने पर आपका द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ओके, देखिए गाइस, अगर आप किसी ऊंचे स्थान पर जाते हो तो आपका जो वायुमंडलीय दाब है वह क्या होता है, घटने लगता है। और यहाँ पे आपका जो
खाना हो गया, भोजन हो गया, वह बड़े जल्दी पक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब घटता है उसके साथ आपके द्रव का क्वथनांक वो बढ़ जाता है। यानी जिस जिस बिंदु पे कोई चीज़ उबलती है उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे खाना वगैरह भी जल्दी पक जाता है ऊंचाई वाले स्थान पे जाने पर। तो आपको ध्यान में रखना है, वायुमंडलीय दाब घटने पर आपके द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पहाड़ी वाले स्थान पे खाना क्यों जल्दी पक जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इसकी वजह से पहाड़ियों वाले स्थान पर भी खाना पक जाता है जल्दी। ओके, तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है कि द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर का। एक पतले लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो गाइस ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा तो काफ़ी दिक्कत होगी, तो ये एक लेक्चर लेके आएंगे हम लोग जिसमें आप लोगों के लिए सभी न्यूमेरिकल लाने का मैंने वादा किया है, तो आपके लिए जल्दी ही लाएंगे। ओके गाइस, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बता दूं। आप एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये लेंस वाले टॉपिक से उठाया है क्वेश्चन। ओके गाइस, तो आपको लेंस और दर्पण वाले टॉपिक से, तो आपको एक बार ये लेंस वाला दर्पण वाला टॉपिक भी देख लेना है। ओके, हम तो वैसे लाएंगे ही आपके लिए सॉल्यूशन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका -4D। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दर्पण वाले जिस प्रकार हमने सिलेबस बनाया है उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस। यदि दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर हो तो दर्पण होगा, देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? अवतल होगा। ओके, कानकेव होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर का। अनाजों को सुखाने में सूर्य प्रकाश के कौन से घटक सरल करते हैं? अनाजों को सुखाने में सूर्य प्रकाश के कौन से घटक सरल करते हैं? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, लाल प्रकाश या बैगनी? तो आपको ध्यान में रखना है ये आपके इंफ्रारेड रेस होती है, अवरक्त किरणें होती। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ओके गाइस, ये क्वेश्चन सभी को मालूम होना चाहिए। जो आपके प्राइमरी कलर्स है वह कौन कौन से होते हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते? तो गाइस इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है। आपके जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो आपके होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, RGB। इस प्रकार याद में रख लोगे। आपके जो प्राथमिक कलर होते वो आपके होते रेड, ग्रीन और ब्लू। लाल, हरा और नीला आपका प्राइमरी कलर्स कहलाता है। देन इनको इनको मिलाने के बाद आपके सेकेंडरी कलर बनते हैं। ओके गाइस, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे बैजानी, हपीनाला, ये पूरे कलर आपके किससे बनते हैं? आपके पहले इन कलरों से मिलके बनते हैं, RGB से, रेड, ग्रीन और ब्लू से। यही आपके प्राथमिक कलर कहलाते हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा गाइस? लाल, हरा और नीला आपका है RGB प्राथमिक कलर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 5 लंबाई के व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम आमाप क्या होना चाहिए? तो गाइस इसका कितना माप होना चाहिए? तो 2I7 होना चाहिए इसका माप। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63 नंबर का। देखिए निम्न में कौन सी विशेषताएं फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है? पतला और छोटा, मोटा और छोटा, कम गलनांक, ज़्यादा प्रतिरोध। तो गाइस यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? मोटा और छोटा। ओके गाइस, तो फ्यूज के तार को कैसा नहीं होना चाहिए? मोटा और छोटा नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 64 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी चुंबक की उत्तरी ध्रुव होता है। पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक पूर्व, भौगोलिक पश्चिम। तो इसका सही उत्तर आपका होगा भौगोलिक दक्षिण। पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है दक्षिण। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? मुलायम लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम या इस्पात? तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, आपका जो है सॉफ्ट आयरन यूज़ किया जाता है आपके विद्युत चुंबक को बनाने के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक ओमिक प्रतिरोध है? डायोड वाल्व, जंक्शन डायोड, बल्ब का एक तंतु या नाइक्रोम? तो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपका एक जो ओमिक प्रतिरोध है वह आपका डायोड वाल्व है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, एक तार के प्रतिरोध R1 को 5 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। उन 5 टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका संयुक्त परिणाम प्रतिरोध R2 है। तब R1 अनुपात R2 का अनुपात क्या होगा? तो गाइस यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल करवाया जाएगा। अभी इसका आंसर बता दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करवाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका जो है आंसर वो होगा 25। ओके गाइस, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा आपके लिए न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है उनका एक अलग से लेक्चर लाना है या नहीं लाना है। ओके गाइस, हम लोग वो लेक्चर भी आपका लाएंगे। अगर आप कमेंट करते हो कि सर लाना है तो ला लेंगे बिल्कुल। ओके, चलिए निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? मिट्टी का तेल, गाय के गोबर के उपले, CNG, कोयला? तो गाइस बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है वो आपका कौन सा है गाइस? तो आपको ध्यान में रखना है कोयला आपका, सॉरी है ना, जो गाय का गोबर है, गाय के गोबर से आपके उपले बनते हैं, कंडे जिसे आप कहते हो। ओके गाइस, देसी लैंग्वेज में, वो आपके जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये कैसा ईंधन है गाइस? ये आपका जैविक ईंधन है। कैसा ईंधन है? जैविक ईंधन है, इसे दोबारा बनाया भी जा सकता है। ओके, देन बाकी आपके जो मिट्टी का तेल है, CNG है या कोयला है, ये आपके जीवाश्म ईंधन है। इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, एक बार ख़त्म हो गया इनका सोर्स तो इनको दोबारा नहीं उत्पन्न किया जाता है। यानी जो मिट्टी का तेल है, CNG है और कोयला है, कैसे है? अनवीकरणीय स्रोत है। देन यहाँ यानी इनका दोबारा उत्पादन नहीं किया जा सकता। और गाय गोबर के जो उपले हैं इनको दोबारा बनाया जा सकता है, यानी इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। ये आपके नवीनीकरण स्रोत है। ओके गाइस, ऊर्जा के, ईंधन के, फ्यूल के। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 69 का। ओके, चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा में समुद्र का तल ऊपर उठता है? गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपको पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में देखना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार भाटा समुद्र के तल पर ऊपर उठता है वह किसके कारण होता है? चंद्रमा के कारण। ओके गाइस, और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, और यहाँ पे आपका जो लाल ग्रह कहलाता है वह मंगल ग्रह है। ओके, इसे लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और मंगल के जो दो यानी उपग्रह है, मंगल के उपग्रह कितने हैं गाइस? आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछेगा आपको। मंगल के 2 उपग्रह है, एक फोबोस है और दूसरा डिबोस है। ओके, फोबोस और डिबोस, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का है। निम्न में से कौन सा वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है? डीजल का जलना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, जैव गैस का जलना? तो गाइस बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो जैव गैस है उसका जलना आपके वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है। क्यों गाइस? क्योंकि इसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। देन बाकी जो आपके फ्यूल है, ओके, डीजल हो गया, कोयला हो गया या लकड़ी, इनको जलाने पर आपका प्रदूषण उत्पन्न होता है। इनसे CO2 उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो गाइस जैसे कि आप घर में LPG यूज़ करते हो तो वो आपकी प्रदूषण रहित होती है, इसे ही जैव गैस कहते हैं। ओके गाइस, देन आपका जो बायोगैस है वह भी आपका अच्छा खासा उदाहरण है। किसका? जैव गैस का। इसे भी खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है और देन इससे भी प्रदूषण नहीं होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 70
नंबर का क्वेश्चन। ओके गाइस, एक सौर कुकर सौर विकिरणों में से खालिस्तान उपयोग करता है। एक सौर कुकर सौर विकिरणों में से खालिस्तान उपयोग करता है। दृश्य प्रकाश किरणें, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें या इंफ्रारेड किरणें। तो गाइस इसका क्वेश्चन आपका सही होगा, इंफ्रारेड किरणें यूज करता है आपका एक सौर कुकर सौर विकिरणों में से क्या करता है, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेस यूज करता है। और गाइस जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे साथ क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, देन आपको इस ताकि ये क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाए कंठस्थ और आप भूले ना। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का मुख्य कार्य करता है, राइजोपस, नाइट्रोबैक्टर, म्यूकर या स्पाइरोगाइरा। तो आपको ध्यान में रखना है जो आपका नाइट्रोजन चक्र में मुख्य कार्य करता है वो आपका होता है नाइट्रोबैक्टर। ओके गाइस, नाइट्रोबैक्टर बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 73 नंबर का क्वेश्चन। कौन से मुख्य मौसम परिवर्तन में फसल का उपयोग नहीं करते। कौन से मुख्य मौसम परिवर्तन में फसल का उपयोग नहीं करते हैं, सर्दी, मानसून, गर्मी या बसंत। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका होगा बसंत। ओके, बसंत जो बसंत है ना, मुख्य मौसम परिवर्तन में फसल का उपयोग नहीं करते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन। ओके, दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, आपको बताना है कौन सा इनमें से माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज या जिंक। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फास्फोरस। ओके, फास्फोरस आपका सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, पार्थिनियम एक महत्वपूर्ण है खरपतवार, अपत्रनाशी, कीटनाशक या हरी खाद। आपको बताना है गाइस कि ये जो पार्थिनियम है वह क्या है, खरपतवार है या अपत्रनाशी है या कीटनाशक है या हरी खाद है। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है जो आपका पार्थिनम है वह खरपतवार है। यानी इसे क्यों यूज़ किया जाता है, फसल में आपके कीड़े वगैरह जो होते है ना, बैक्टीरिया वगैरह होते उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके पार्थिनियम का एक खरपतवार है। ओके, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 76 नंबर का क्वेश्चन। मच्छी का कर रखना कहलाता है, मच्छी का कर रखना कहलाता है मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन या जल कृषि। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर आपका होगा मधुमक्खी पालन। ओके गाइस, अब यहाँ पे जो मधुमक्खी पालन है उसे क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। ओके गाइस, क्या कहलाता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो विज्ञान की शाखा है उसके द्वारा मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और आपके रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। ओके, सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। ये आपको ध्यान में रखना है, ये ब्रांचेस के नाम है जिनके द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट का पालन किया जाता है वो सेरीकल्चर के द्वारा किया जाता है। देन आपका मत्स्य पालन कहलाता है पीसी कल्चर। ओके, एक एक पॉइंट नोट कीजिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीसी कल्चर कहलाता है आपका मत्स्य पालन, सेरी कल्चर कहलाता है रेशम पालन और एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। तो इतने पॉइंट नोट कीजिए, आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे गाइस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से क्या शब्द नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। ओके ओके गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अब हिंदी में जो क्वेश्चन है वो मिस्टेक है और इंग्लिश में देखिए हनी डज नॉट कंटेन। तो आपको बताना है इसमें से किसमें शहद नहीं होता है। ओके, ये जो ऑप्शन है इनमें से किसमें शहद नहीं होता है। ओके, यानी किससे शहद नहीं प्राप्त होता है गाइस, शर्करा जिसे कहते हैं, शुगर कहते हैं हनी को। ओके गाइस, तो इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है हनी, शहद यानी मीठा होता है गाइस, मीठा यानी शुगर गाइस। तो शुगर इसमें से किसमें नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या खनिज या प्रोटीन। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, आपके प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता है, शर्करा नहीं पाया जाता है, शुगर नहीं पाया जाता है। ओके, देन आप हनी नहीं पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। देन आप जो
फूड के रूप में भोजन लेते हो वो क्या क्या लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, प्रोटीन लेते हो और एक लेते हो वसा। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर का क्वेश्चन। ओके, एनपीके उर्वरक का उपयोग निश्चित करता है अच्छी वनस्पति वृद्धि के लिए, पौधों का समय से पहले पकना, कीटों से सुरक्षा, अधिक उत्पाद प्राप्त करना। तो गाइस इसका सही उत्तर आपको बता दूं क्या होगा। चलिए गाइस एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं हम लोग। ओके, क्या पूछा है आपको कि जो एनपीके उर्वरक का उपयोग है वह निश्चित करता है अच्छी वनस्पति वृद्धि, पौधों का समय से पहले विकास, कीटों से सुरक्षा या अधिक उत्पाद प्राप्त करना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गाइस इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कीटों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। ओके, ये एक कीटनाशक है आपका, क्या, एनपीके। एनपीके उर्वरक आपका कीटनाशक है। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 79 क्वेश्चन। ओके, 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसल का जोड़ा एक साथ नहीं उगाया जा सकता। गेहूँ और सरसों, मूंगफली और सूर्यमुखी, गेहूँ और चावल, कपास और मूंग की दाल। तो गाइस आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो एक साथ नहीं उगाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर आपका होगा गेहूं और चावल कभी भी एक साथ नहीं उगाया जा सकता। ये अलग अलग फसलें हैं। ओके गाइस, यानी ये जो है ओके अलग अलग समय पे उगाया जाता है, अलग अलग टाइम पे उगाया जाता है। जैसे गाइस यहाँ पे गेहूँ और सरसों साथ में उगाया जाता है, देन मूंगफली और सूर्यमुखी भी साथ में उगाया जा सकता है, कपास और मूंगफली की दाल भी साथ में उगाया जा सकता है। लेकिन गेहूँ और चावल दोनों अलग अलग मौसम पे उगाया जा सकता है। ओके गाइस, जैसे गेहूँ को आप कौन सी फसल कह सकते हो, तो गाइस यहाँ पे गेहूँ को आप लोग रबी की फसल कहते हो। ओके गाइस, देन आपका चावल जो है वो एक तो खरीफ की फसल में भी आ जाता है। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थायीकरण जीवाणु फलीदार पौधों के खालिस्तान में संचित होती है। जो नाइट्रोजन स्थायीकरण जीवाणु फलीदार में पौधे के खालिस्तान में संचित होती है, आपको बताना है। नाइट्रोजन स्थायीकरण जीवाणु फलीदार पौधों के खालिस्तान में संचित होती है, पत्ती में, जड़ में, तना में, फूल में। तो आपको ध्यान में रखना है जो ये रूट्स में स्थायित होते हैं। ओके, नाइट्रोजन स्थायीकरण के जीवाणु जो है वो किस में होते हैं, आपके जड़ों में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं पौधों के। ओके, देन अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, परितंत्र में पदार्थों के जैविक चक्र किसके द्वारा संरक्षित रहते हैं। परितंत्र में पदार्थों के जैविक चक्र किसके द्वारा संरक्षित रहते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है उपरोक्त सभी। ओके गाइस, आपका जो जैविक चक्र चलता है ये पूरा इन सभी के द्वारा चलता है। ओके, पूरा जो आपका परितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र, ये आपके इन तीनों के उपस्थिति में चलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, उत्पादक कौन से कहलाते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है उत्पादक आपके कौन से कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके गाइस, ये खुद खुद अपना भोजन बनाते हैं, इनका उदाहरण है पौधे। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देन आपका उपभोक्ता कौन कहलाता है गाइस, तो यहाँ पे आपका उपभोक्ता जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे जीव पे, जैसे मनुष्य हो गया। ओके गाइस, देन यहाँ पे बकरी पे हिरन हो गया, ये आपके उपभोक्ता आते हैं गाइस। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता आपके हिरन, इसका उदाहरण हो गया, हिरन आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है क्योंकि ये पौधे से भोजन प्राप्त करता है। देन आपके मनुष्य आपके द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। क्यों गाइस, क्योंकि ये आपके है वह निर्भर रहते किस पे, यानी ये मांसाहारी भोजन खाते हैं गाइस। ओके, और हिरन आपका शाकाहारी भोजन खाता है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ओके गाइस, देन आपका मनुष्य है वह मांसाहारी और शाकाहारी दोनों यानी सर्वाहारी होते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। देन आपके जो अपघटक है वो आपके कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता गाइस। ये आपके मृत पदार्थों से अपना भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं। ओके, जैसे सड़े गड़े
हड्डियों से भोजन प्राप्त करना, बैक्टीरिया वहाँ से बैक्टीरिया का अपघटन करना। ओके गाइस, ये अपघटक का काम होता है। जैसे आपकी मृत्यु हो जाती है देन आपको आपका जो शरीर है वह मिट्टी में दफन होता है। तो गाइस इसी से ये लोग हैं अपना बैक्टीरिया यानी अपना भोजन बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक में जंगलों से भरे हुए क्षेत्र में पाए जाते हैं पश्चिम घाट, नगरहोल, बंदीपुर या मंगलोर गाइस। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो पश्चिम घाट है वहाँ पे कर्नाटक में जंगलों में भरे हुए क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, देन गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटक में सर्वाधिक जो है वह रेशम उत्पादन किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भोजन संरक्षण सुनिश्चित करता है, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, भोजन की आवश्यकता को भोजन पूरा करता है, भोजन उपलब्ध होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। भोजन संरक्षण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, पोषण की आवश्यकता को भोजन पूरा करता है, ये भी सही बात है। भोजन उपलब्ध होना चाहिए, ये भी बात सही है। जब भोजन उपलब्ध होगा तभी हमें पोषण की आवश्यकता पूरी होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, आवास का अर्थ है जीवधारी के चारों तरफ की भौतिक स्थिति, जीवधारी के चारों तरफ की रासायनिक स्थिति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बोथ। ओके, दोनों हो जाएगा। ओके, जो आपका आवास है उसका अर्थ है कि जीवधारी के चारों तरफ की भौतिक स्थिति और रासायनिक स्थिति दोनों। ओके गाइस, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात होगी कि कंफ्यूज नहीं होना है। आवास का अर्थ है कि चारों तरफ की हमारी भौतिक स्थिति और रासायनिक स्थिति। रासायनिक स्थिति में जैसे हमको वातावरण से O2 प्राप्त होता है गाइस। ओके, क्या O2 ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती, ये आपका रासायनिक स्थिति हो गई। देन आपकी भौतिक अवस्था, आप जो घर का निर्माण करते हो है ना, वो आपका भौतिक अवस्था कहलाता है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा गाइस, कि जो आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वह किस सन में लागू हुआ था। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है 1986 को आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 86 का, चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ताजमहल के संगमरमर पर जो पीलापन हो रहा है वह क्या बनने की वजह से है। तो आपको ध्यान में रखना है गाइस, क्या बनने की वजह से आपका जो ताजमहल है उसमें पीलापन आ रहा है। तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। ओके, कैल्शियम सल्फेट यानी जो आपकी अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा जिसे एसिड रेन कहा जाता है, उसके साथ आपका कैल्शियम सल्फेट आता है। ओके, देन जिसके कारण आपका जो संगमरमर है उसमें पीलापन उत्पन्न हो रहा है। ओके, बढ़ेंगे 87 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 87 नंबर का क्वेश्चन आपका है, चलिए, फिल्म तारे जमीन पर एक 8 साल का लड़का ईमान डायलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित है, जिसका मतलब है, आपने देखा होगा गाइस आमिर खान की मूवी जो कि तारे जमीन पर, इसमें एक 8 साल का बच्चा रहता है, वह काफ़ी कंफ्यूज्ड रहता है, जैसे उसे कोई पढ़ने में तकलीफ जाती है। ओके गाइस, वो जो लेटर है उसे कुछ उल्टे दिखाई देते हैं गाइस। ओके, तो ये जो बीमारी है ये किससे संबंधित है, बोलने में असक्षम, सुनने में असक्षम, पढ़ने और लिखने में असक्षम या देखने में। तो गाइस अभी हमने बताया कि आपको जो वो बालक था तारे ज़मीन पर मूवी आमिर खान की, उसमें ईमान नाम का लड़का था, वो डायलेक्सिया बीमारी से ग्रसित था, तो उसको पढ़ने और लिखने में कठिनाई जाती थी, पढ़ने और लिखने में असक्षम था वो। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और शानदार क्वेश्चन था, तो मूवी भी आपको कुछ सीख दे जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन आपका है, क्या हम मोबाइल फ़ोन की ध्वनि एक निर्वात स्थान पर सुन सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन गाइस। अगर जहाँ पे वायुमंडल ना हो, जहाँ पे आपकी वायु ना हो, क्या वहाँ पे हम मोबाइल की ध्वनि सुन सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछा है आपको गाइस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
नहीं, हम नहीं सुन सकते। हाँ, हम सुन सकते हैं। कम तीव्रता की ध्वनि सुन सकते, बहुत क्षीण ध्वनि सुन सकते। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, अगर जहाँ पे वायुमंडल अवेलेबल नहीं है, यानी आपका जो है जहाँ पे एयर उत्पन्न नहीं हो रहा है, वायुमंडल नहीं है गाइस, तो वहाँ पे हम लोग मोबाइल नहीं सुन सकते हैं, मोबाइल की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। देखा होगा आपने कि घरों में जैसे अंदर रहो तो गाइस नेटवर्क कम मिलता है जैसे, तो इस वजह से आपकी बातें ठीक से नहीं हो पाती हैं। तो वहाँ पे जो है आपका वायुमंडल ठीक से नहीं मिल पाता है, इस वजह से कुछ कनेक्शन यानी नेटवर्क आपका वीक हो जाता है। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है कि जो मोबाइल की ध्वनि है, अगर एक निर्वात स्थान पर जहाँ पे वायुमंडल अवेलेबल नहीं है ना गाइस, ओके, तो वहाँ पे हम लोग मोबाइल की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। नो वी कैन नॉट। ओके गाइस, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए, काफ़ी लंबे और बड़े क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। एक परिकल्पना सिद्धांत कब बनती है? संतुष्ट परिणाम मिल जाने पर इसका परीक्षण होता है और इसे वैधता मिल जाए। कुछ वैज्ञानिक सहमत हो कि यह एक मान्य कथन है। कई बार सही करने से, जब वह एक विज्ञान पत्रिका में छपे, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा कि एक परिकल्पना सिद्धांत कब बनती है, यानी अ हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी आफ्टर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा गाइस? संतुष्ट परिणाम मिल जाने पर इसका परीक्षण होता है और इसे वैधता मिल जाए, तब आपकी परिकल्पना सिद्धांत बनती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए, 19 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है? प्रारंभिक स्तर में विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के नियमों को सिखाना, प्रेक्षण द्वारा तात्कालिक परिस्थिति की छानबीन करना और आसान निष्कर्ष निकालना, प्रकृति के नियमों को सत्यापन करना, और ऑप्शन आपका आगे है प्रयोग करना, परीक्षण को देखना और निष्कर्ष पर पहुंचना। तो क्या मतलब है आपका जो विज्ञान को पढ़ने का मतलब है? तो आपको ध्यान में रखना है गाइस। ओके, इसका सही उत्तर होगा प्रेक्षण द्वारा तत्कालिक परिस्थिति की छानबीन करना और आसान निष्कर्ष निकालना। तो मतलब यहाँ पे साइंस का को पढ़ने का मतलब क्या है गाइस? कि कोई भी चीज़ आपकी आसान हो। ओके, प्रेक्षण, तात्कालिक परिस्थिति की छानबीन करना और आसान निष्कर्ष निकालना। ओके गाइस, यानी कुल मिला के आपका जो साइंस है, उन्होंने आपके जीवन को एक प्रकार से सरल बनाया है। कैसा बनाया है? आसान बनाया है। आपको बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है। अगर आप आज कहीं यात्रा कर रहे हो तो देन आपके लिए यहाँ पे ट्रेन, बसों का आविष्कार हुआ, ये आपके साइंस ने किया। ओके, तो गाइस उन्होंने एक अच्छा प्रेक्षण निकाला, तात्कालिक परिस्थिति का छानबीन किया और एक आसान निष्कर्ष किया कि आप यात्रा कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने पता लगाया कि आप बस से ट्रेवल कर सकते हो, आप रेल से, आप अब तो अंतरिक्ष यान पे भी जा सकते हो। इतना तक यहाँ पे छानबीन किया और साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 91 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए, 91 नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन के कमी से क्रिकेटरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ पाता है। देखिए, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ पाता है। इसका कारण है, जो खिंचाव होता है मांसपेशियों में, वह किसके कारण होता है गाइस? तो पायरूवेट का एथेनॉल में रूपांतरण, पायरूवेट का ग्लूकोज में रूपांतरण, या ग्लूकोज का पायरूवेट में रूपांतरण, या पायरूवेट का लैक्टिक एसिड में रूपांतरण। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है पायरूवेट का लैक्टिक एसिड में रूपांतरण। तो यहाँ पे जो गाइस ध्यान देना, आपकी जो पसीना निकलती गाइस, ओके, आपकी पसीना, जिसको आप इंग्लिश में सीबम कहते हो, उससे आपका लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। क्या? लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है और इसके कारण आपको थकावट महसूस होती है। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो कोई खिलाड़ी क्या लेता है गाइस? तो वो ग्लूकोज का पानी लेता है, ग्लूकोज का पानी लेता है, जिससे तुरंत आपको एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपको कि जो खिलाड़ी है वह तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे ग्लूकोज लेते हैं। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर का क्वेश्चन। 92 नंबर का क्वेश्चन है, पक्षियों के पंख खालिस्तान के रूपांतरण है पश्चपाद, नखर, अंगु अंगुली पर्व या अग्रपाद। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये आपका सही उत्तर होगा। पक्षियों के पंख जो है वह अग्रपाद के रूपांतरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर का क्वेश्चन। ओके, मांस पौधे में मुख्य शरीर है युग्मोभिद, मृतपजीवी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो मांस मांस पौधे में मुख्य शरीर है वो आपका है युग्मोभिद। ओके, युग्मोभिद आपका है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस 94 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बिना फल के बीज उत्पन्न करता है? मक्का, चीड़, गुलाब या अंगूर। तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप भी प्रैक्टिकल देखोगे तो इसका आंसर कर सकते हो गाइस। आपको यहाँ पे चूज करके कमेंट करना है कि इसमें से जो निम्न में से कौन सा बिना फल के बीज उत्पादन करता है। तो गाइस इसका सही उत्तर बता दूं आपको, चीड़। ओके, चीड़ आपका जो है, जैसे आप पाइन कहते हो, वह है बिना फल के बीज उत्पन्न करता है। आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 95 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है संविधान का। ओके गाइस, तो संविधान का आपको कम से कम तो एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक सोच और जानने की जागरूकता को उजागर करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका विवरण है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में वो आपके कौन से अनुच्छेद में है? 51A में है। ओके, संविधान के भाग भाग 4 क में, है ना, संविधान के भाग 4 क में आपके मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। देन आपका 51A संविधान आपका है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 96 नंबर का क्वेश्चन। ओके, और हाँ गाइस, अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको किसी भी प्रकार से हेल्पफुल कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से आपको लाभदायक है, तो गाइस कृपया करके वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संजय ने एक स्थायी स्लाइड देखी और पाया कि धारियाँ है लेकिन कोशिकीय दीवार नहीं है। ओके, यद्यपि उसने बहुत सारे केंद्रक पाए। इस तरह यह माना जा सकता है कि यह खालिस्तान है। देखिए गाइस, संजय ने एक स्थायी स्लाइड देखी। ओके, एक स्लाइड देखी, देन उसमें क्या देखा कि बहुत सारी धारियाँ है लेकिन उसमें क्या दीवार नहीं है, यानी उसमें क्या नहीं है गाइस? सेल वॉल नहीं है। ओके, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं। यद्यपि उसने बहुत सारे केंद्रक देखे, इस तरह यह माना जा सकता है कि यह खालिस्तान है। रेखी मांसपेशी तंतु, अरेखी मांसपेशी तंतु, तंत्रिका तंत्र है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर होगा रेखित मांसपेशी तंतु। ओके गाइस, और आपको ध्यान में रखना है गाइस कि आपका जो जंतु कोशिका है, जंतु के कोशिका, उसमें आपकी सेल वॉल पाई जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर का क्वेश्चन। ऑक्सीकरण अंक होता है आयन के ऊपर बचा हुआ धनावेश, आयन के ऊपर बचा हुआ ऋणावेश, दूसरे परमाणुओं को आयन के रूप में अलग करने पर परमाणु पर बचा हुआ शुद्ध आवेश या तत्वों की संयोजकता। तो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये क्या होगा आपका? तो आपका इसका सही उत्तर होगा, जो आपका ऑक्सीकरण अंक होता है वह आपका होता है दूसरे परमाणुओं को आयन के रूप में अलग करने पर परमाणु पर बचा हुआ शुद्ध आवेश आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 98 नंबर का क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे आपके लिए एकदम बिल्कुल दिल से यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है और शानदार तरीके से यहाँ पे आपको बिल्कुल आपके लिए एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। काफ़ी यहाँ पे मशक्क़त करने के बाद PDF यहाँ से आपके लिए बनाया जाता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। दूसरे परमाणुओं को आयन के रूप में अलग करने पर, सॉरी, है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुल द्रव्यमान क्रिया कारकों में कुल द्रव्यमान के बराबर पाया गया। ये किस पर आधारित है? कुल द्रव्यमान क्रिया कारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर पाया गया, ये किस पर आधारित है? निश्चित अनुपात का नियम,
गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का, या आवोगाद्रो का नियम। तो गाइस ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा आपका द्रव्यमान संरक्षण। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 99 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, इतने क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो गाइस जितने वीडियो बना रहे हैं हम, तो गाइस बिल्कुल आप लोगों से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। लंदन बल एक प्रकार का बल है गाइस। सहसंयोजक बल, आयनिक बंध, उपसंयोजक बंध, या अंतराणु बल। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर होगा अंतराणु बल। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 10 ml मान्य जिसकी सांद्रता 5 नॉर्मल है उसे 1000 ml बनाने के लिए तनु किया जाता है, तो बने हुए विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो गाइस केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा आपका 0.05 नॉर्मलता। ओके गाइस, तो इसका सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। तो गाइस आप सभी साथियों को जैसे कि हमने कहा है कि ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करके हम लोग एक अलग से ही शानदार वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक तरीके से यहाँ आपको पॉइंट समझाया जाएगा। तो गाइस यह था आज का शानदार वीडियो जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आपका जल्दी मिलेंगे हम लोग। देन यहाँ पे आपका 5वां जीके का भी क्लास लेके हम लोग जल्दी मिलेंगे। जय हिंद गाइस, पुनः स्वागत है आपका समाधान स्टूडेंट वार में। ओके गाइस।